सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। टाइम आ गया है कि अब हम मेंस के लिए सीरियस हो जाएं, चाहे मेरा प्रीलिम्स हो रहा हो, चाहे मेरा प्रीलिम्स ना हो रहा हो, क्योंकि यूपीएससी का जो आंसर की है वो तो आपको पता ही, इट इज़ वेरी ओपेक एंड एज सच कई सारे ऐसे बच्चे जिनके इस टाइम पे हो सकता है 70-72 भी बन रहे होंगे, दे विल बी एक्चुअली गोइंग टू राइट द मेंस। एंड कई सारे बच्चे जो हो सकता है 85 पे हो सकता है दे वोंट बी राइटिंग द मेंस, क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी हैं। ये देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक्चुअली दे आर नॉट बीइंग गिवन प्रॉपरली, लाइक एनसीईआरटी और इग्नू के आंसर्स अलग अलग दिए हुए हैं। प्रदेशी का एक जगह पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट दिया हुआ है और एक जगह पे आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट दिया गया है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भी हैं जो एक्चुअली दे आर क्वेश्चनेबल, बट लेट्स सी कि यूपीएससी उसमें क्या लेता है। सो एनीवेज इस पर हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ते, हम मान के चलते हैं कि आप इन ईदर वे आपको मेंस की तैयारी तो करनी है। सो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि दिस इज़ अ प्री लिस्ट। अगर मेरे को मेंस की तैयारी करनी है एंड इफ आई गो एंड स्ट्रेट जंप टू दी कोचिंग कि भैया मेरे को टेस्ट ज्वाइन करा दो, मेरे को कोई टेस्ट प्रोग्राम ज्वाइन करा दो, तो शायद मेरे को मेंस की तैयारी फ़ायदा नहीं करेगी। मेंस की तैयारी में आपको फ़ायदा तभी हो सकता है जब आप कुछ बेसिक्स का ध्यान रखें। वो बेसिक्स मैं आपसे इस वीडियो में कवर करूँगा, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। एक बात और, आज 2 तारीख है, अगर आप लाइक मेंस के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे तैयारी करें, अगर आप जीरो पे भी हैं और आप मेरी मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं, तो आज 2 बजे, आज शाम को 7 बजे से हम एक मेंस का प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड अगर इसकी डिटेल्स आपको सिविल सर्विस विद नीलेश चैनल पे मिल जाएगी। इफ यू वांट यू कैन बी पार्ट ऑफ द मेंस मेंटरशिप। उसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑन दिस यूट्यूब कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मैं आपको खुद कराऊंगा। कल मैं आई वॉज थिंकिंग कि वॉट कुड आई डू टू एड द सिग्निफिकेंस टू योर प्रिपरेशन, एंड मुझे एक चीज दिखी कि प्रीलिम्स के तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, चाहे आप ज्योग्राफी का कंटेंट ले लो, पॉलिटिकल ले लो, हमने भी पढ़ा रखा है, दूसरों ने भी पढ़ा रखा है, एंड आई डू रियली अप्रिशिएट। बट मेंस का जहां पे बात आती है, आई हैव सीन ओनली द पेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कंप्लीट उस तरीके का कोर्स है ही नहीं। सो मेरे दिमाग में आया यार कि कुछ पर्पस दिया जाए, एक ऐसे बच्चे के लिए भी काम किया जाए जो लेट्स से उसके पापा पंचर बनाते हैं, पंचर वाली साइकिल, लाइक साइकिल की दुकान पे काम करते हैं, पंचर बनाते हैं। क्या वो बच्चा एक मेंस का प्रोग्राम एफर्ट कर सकता है 15-20-30 हज़ार का? नहीं कर सकता। तो इनके लिए कौन सोचेगा? कोई सोच नहीं रहा था, मुझे लगा मैं सोच लेता हूँ, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया ये मेंस का प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, फ्री दूंगा। लेकिन आपकी भी एक ड्यूटी बनेगी यहाँ पे। ड्यूटी इतनी सी बनेगी कि उस वीडियो को आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करते चलना, इस वीडियो को भी कर देना। एक कमिटमेंट दिखेगा मुझे, और कहीं ना कहीं योर कमिटमेंट ऑल्सो इंकरेजेस अस एंड माई टीम। हम वो मेंस का प्रोग्राम वी कुड हैव इजीली ब्रॉट इट इन द पेड सेक्शन, हम पेड बैच लॉन्च कर सकते थे, बट हमने डिसाइड किया है वो प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बेहतरीन करेंगे। और हमारे प्रोग्राम के साथ एक खास बात है, अगर हम फ्री और पेड प्रोग्राम करें तो हम ऐसा नहीं होगा कि हम आपने कहीं से भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मेंस का प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये, और कम्प्लीटली इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लेना, लेट द प्रोग्राम स्टार्ट, लेट इट बी। कुछ ऐसे इनोवेशंस लेके आएंगे जो आप किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। कॉपी पेस्ट तो बहुत होंगे उसके बाद, मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो जब तक लोग सोचेंगे आपका बहुत अच्छे से तैयार हो चुका होगा। सो डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुँचे, एंड उस प्रोग्राम को कर लेना। मेंस दोबारा आपको दिक्कत नहीं देगा, ये तो मेरा आपसे वादा है। हर उस बच्चे के लिए काम करूँगा जो बच्चा किसी भी रीजन से किसी पेड प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता। एनीवेज आते हैं, तो देखो यार, ये प्री लिस्ट है। प्री लिस्ट मतलब मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है। और वो प्री लिस्ट में पहली चीज़ है कि स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या है कि दे रीड द बुक, दे गो एंड राइट, बट दे नेवर सी द सिलेबस। ये एक बहुत बड़ी गलती है। यू हैव टू सी द सिलेबस। आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आप कैसे कर लेंगे? तो बहुत सारे बच्चे दे डोंट डू अंडरस्टैंड दैट कि भैया तुमको सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस अगर तुमने नहीं देखा तो आप कभी भी अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। मेन सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने अगर सिलेबस दिया है तो कुछ तो मीनिंग है ना उसका। और सिलेबस देखने का पर्पज क्या है कि जब आपने सिलेबस देखा तो उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उस पर कम से कम, कभी भी यूपीएससी पूछ ले तो 250 वर्ड्स का कंटेंट आपके पास जरूर होना चाहिए, मिनिमम 250 वर्ड्स का। ये आपको ध्यान रखना है। और सिलेबस इज गोइंग टू गिव यू द टॉपिक, तो आपका बेसिक्स उससे रिलेटेड रेडी होना चाहिए, तभी तो लिखोगे। अब लाइक लेट्स से अगर आपसे सवाल पूछ देता है रीजनलिज्म पे, आपका कंटेंट ही रेडी नहीं, आप लिखने बैठ गए, क्या लिख लोगे?
सोच के देखो, कंटेंट रेडी है तब तो लिखोगे, तो आपका बेसिक्स रेडी होना चाहिए, आपके पीवाईक्यूज आपने उससे रिलेटेड देख लेने चाहिए कि आपने जो भी सिलेबस ले रखा है, जो भी चीज़ें हैं लाइक पढ़ रखा है, उसमें क्या वो पीवाईक्यूज इंटीग्रेटेड हैं, पीवाईक्यू पढ़ के थ्रू पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका फाउंडेशन उस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर होना चाहिए। अब फाउंडेशन का बेसिक मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई टॉपिक पढ़ना है, लेट्स से कि मुझे हेल्थ पढ़ना है, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सिलेबस के किस पार्ट पे। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो यार, हर एक सब्जेक्ट का फील है। लाइक हिस्ट्री में अगर मैं हेल्थ पढ़ूंगा तो मैं उसको हिस्टोरिकल टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। ज्योग्राफी में पढ़ूंगा तो मैं उसको ज्योग्राफिकल फिनोमिना से लिंक करूंगा डेफिनेटली। इकोनॉमी में पढ़ूंगा तो उसे मैं पॉवर्टी एटसेट्रा से लिंकअप करूंगा। GS2 में पढ़ूंगा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क से लिंक करूंगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ फील। अगर हेल्थ में एथिक्स में पढ़ूंगा तो मैं उसको एथिकल डायमेंशंस के फॉर्म में देखूंगा। ज़्यादातर बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते, और कोई बात नहीं, नहीं भी समझ पा रहे तो मेरा वो प्रोग्राम ये चीज़ कवर कर दे, वादा है आपसे। तो परेशान होना बिल्कुल नहीं होना है, बट स्टिल अगर आप, चूँकि आप मेंस लिख रहे हैं एंड आपको अपने नोट्स तैयार करने, तो नोट्स अपने जो भी टॉपिक है उस पर तैयार करना है। तो कुछ ये चीज़ ध्यान में रखना, जैसे अगर लाइक लेट्स से मुझे पता है हेल्थ का जो टॉपिक है दैट इज इन द GS2, तो मुझे इतना पता है GS2 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, तो मुझे DPSP, लेट्स से एग्जांपल इज DPSP एंड नेशनल हेल्थ मिशन इज द इन द लीगल फ्रेमवर्क, तो मुझे पता होना चाहिए इनके बारे में। मुझे हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स पता होने चाहिए। ये सब चीज़ें मेरे शॉर्ट नोट्स में मेंशन होनी चाहिए, लाइक आयुष्मान भारत मिशन इन द। मुझे गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पता होने चाहिए, लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ नीति आयोग इन हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म, व्हाट इज द रोल ऑफ WHO इवन इन द हेल्थ सेक्टर, क्योंकि WHO इज द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया में इज द नीति आयोग कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। देन हमें इंडिया के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मेरे पास हेल्थ इंडिकेटर्स एंड रिपोर्ट्स अगर होने चाहिए, लाइक व्हाट इज द रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एटसेट्रा, SDG वगैरह मुझे पता होना चाहिए। ये मैं एक आपको ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ। ये यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगा, ये मैं हर चीज़ वहाँ पे कराऊंगा जब मैं वो प्रोग्राम शुरू करूंगा। तो डोंट वरी, अगर आपका नहीं तैयार है तो घबराना नहीं, देख के मतलब कि भाई डर लग गया, नहीं, डरना नहीं है यार। मैं आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने नहीं आया हूँ। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि आपको वो एक ऐसी कॉपी दिखाएंगे, एक ऐसे बच्चे की दिखाएंगे जो आंसर देके आपकी हालत खराब हो जाए, लेकिन उसका खराब आंसर कभी नहीं दिखाएंगे। कहा बहुत बेस्ट आंसर लिख लिया, 10 आंसर खराब लिखा। मैं आपको वो नहीं करने दूंगा, आपकी हिम्मत नहीं टूटने दूंगा, आपकी हिम्मत को जोड़ूंगा। तो ये हर एक चीज़ कवर कराऊंगा मैं। अंडरलाइंग इश्यूज, करंट, आपको करंट अगर उसके से रिलेटेड पता होनी चाहिए, लाइक अभी इस टाइम पे कोविड वापस रिसर्जेंस हो रहा है, बट लेट्स सी कि अभी वो कहाँ तक जाते हैं। देन इससे रिलेटेड एवरग्रीन टॉपिक्स लाइक पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ सेक्टर। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स साइड भी इसका पता होना चाहिए, देयर इज द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर। गवर्नमेंट साइड भी पता होना चाहिए, लाइक हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, बजट वगैरह। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज लाइक रूरल अर्बन डिवाइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर, क्या इशूज हैं यहाँ पे। व्हाट इज द डिजीज बर्डन, कम्युनिकेबल डिजीज, TB एंड मलेरिया। व्हाट इज द रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कितना ज़्यादा, और कोई पर्टिकुलर डिजीज अगर इससे रिलेटेड न्यूज़ में है ना, तो मेरे को वो तैयार कर लेना है, वो आपको मंथली मैगजीन में मिल जाएगा। रिगार्डिंग द हेल्थ इनइक्वालिटी, जेंडर हेल्थ इनइक्वालिटी मुझे पता होना चाहिए। एंड वो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ तो आई शुड हैव अ करंट अफेयर लिंकेज, लाइक कोविड-19 लेसन्स क्या थे, वैक्सीनेशन ड्राइव से हमने क्या सीखा, व्हाट आर द ग्लोबल हेल्थ कोलैबोरेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन लाइक WHO, गावी, कोवैक्स, न्यू इनिशिएटिव्स लाइक ई संजीवनी एटसेट्रा। तो अगर मैं हेल्थ के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ ना, तो मेरे को इतना ध्यान रखना है कि अगर, क्योंकि अगर GS2 में रिलेटेड है तो ये सारी चीज़ें मुझे पता होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं GS3 में कर रहा था ना ये टॉपिक, तो मैं इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करता, मैं इकोनॉमिक टाइप से करता, मैं इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट्स देखता, दूसरी चीज़ें देखता, मैं इसमें कुछ ही चीज़ें लेता, एक बेसिक स्ट्रक्चर तो लेता लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजीज बर्डन एटसेट्रा। लेकिन हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा इधर गवर्नेंस इश्यूज पे नहीं पढ़ता, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क पे नहीं पढ़ता, लेकिन मैं SDG उठा लेता, हेल्थ इंडिकेटर्स एंड रिपोर्ट्स उठा लेता, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ GS3। ह्यूमन रिसोर्स उठा लेता, लॉजिस्टिक इश्यूज उठा लेता। तो मुझे टॉपिक को उस सब्जेक्ट में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा वो फील खत्म नहीं होना चाहिए, और अगर उस फील के साथ अगर आप उसके नोट्स बनाएंगे और आपके उसके आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे हमेशा मिलेंगे। देन देयर कैन बी द स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट, आपको ये बात ध्यान रखनी है। 20 क्वेश्चन लिखने हैं 3 घंटे में, तो आपको अपने आप को स्टार्ट कर देना है 7 मिनट पर आंसर लिखने के लिए, एंड 10 to 12 मिनट्स फॉर 15 मार्क्स। अब कई बच्चे आप में से मुझे पता है कि आप आंसर हो सकता है नहीं लिख पाएंगे 7 मिनट में, स्टार्ट विद द 8 मिनट 9 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, बट घड़ी देख के लिखना सीखो कि भाई 9 मिनट में खत्म करना है, और धीमे धीमे डेली अपने आप को टारगेट करते जाओ कि 10 दिन के अंदर मुझे इसको 7 मिनट्स पे लाना है। इससे ज़्यादा लेट मत करना अगर आप मेंस लिख रहे हो।
और अगर मेंस नहीं लिख रहे हो इवन देन 15-20 दिन, 1 महीना ठीक है, उसके बाद अपने साथ बी क्रूएल, थोड़ा सा क्रूएल हो जाइए, थोड़ी सी लगिए, मेहनत कीजिए। अब इस 7 मिनट में भी तुरंत आंसर लिखते समय जंप नहीं करना है। आपको क्या करना है, 30 सेकंड से 1 मिनट आपको सोचना है कि मेरे को लिखना क्या है, क्योंकि बाद में आप जाके उसे फ्लश आउट नहीं कर सकते, आप उसे यू कांट गो एंड इरेज द आंसर, पेन से लिखा है तो बाद में आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपके अंदर पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद 6 मिनट के अंदर वो आपको बस कॉपी पे लिख देना है और ये आपको आंसर राइटिंग से आ जाएगा। मैं सिखाऊंगा, रोहन सर, अमन सर ऑलरेडी दे आर मेकिंग द वीडियोस, गो वॉच देम। थोड़ा बहुत आप वहाँ से सीखेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। उसके बाद फिर यू विल बी एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम द वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ। देन एक कॉमन स्ट्रक्चर है यार, कोई भी आंसर ले लो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन लिख लीजिए, उसके बारे में डेफिनेशन हो सकता है, कंटेक्स्ट हो सकता है, कोट्स उससे रिलेटेड हो सकता है। दिस इज द मेन पार्ट, आपको ध्यान रखना है। ट्राई टू यूज द हेडिंग, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स लिखिए कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि मेरे को पैराग्राफ में लिखना चाहिए या बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहिए। आंसर इज द बुलेट पॉइंट में लिखना चाहिए। देखिए, बुलेट पॉइंट्स में एग्जामिनर को तुरंत पॉइंट मिल गया जो वो देखना चाहता है, एंड फॉर द बेसिस ऑफ दैट ही इज गोइंग टू अलॉट यू द मार्क्स। पैराग्राफ से उसको आंसर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी कॉपीज हैं, तो वो ज़्यादा कुछ पढ़ेगा नहीं, नज़र मतलब अंदाजे से मतलब देखेगा, कॉपी पढ़ने पलटेगा और थोड़े मोड़े नंबर दे देगा। लेकिन बुलेट पॉइंट्स में अगर आपके आंसर्स हैं तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने पैराग्राफ में लिखा तो सेम कंटेंट का 4 नंबर और सेम कंटेंट का 5.5 नंबर, सीधे 1.5 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। ट्राई टू इंक्लूड द डायग्राम्स, कैसे इंक्लूड करना है मैं बताऊंगा आगे जाके। फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करें, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें। तो बेसिकली मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। इन द कंक्लूजन यू कैन गो फॉर द फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस, एक बैलेंस्ड अप्रोच दे सकते हैं, एक सजेस्टिव अप्रोच दे सकते हैं। इवन जो आपके क्वेश्चन में जो कुछ आपने लिखा हुआ है उसको एक कंक्लूजनरी फॉर्म में आप दे सकते हैं, उसका एक ब्रीफ जीस्ट देते हुए। आंसर लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू कीप द करंट अफेयर्स इन माइंड। कोई भी स्टैटिक टॉपिक भी है तो यू हैव टू लिंक इट टू द करंट अफेयर्स, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेट्स से कि द साइक्लोन का नहीं चेंज होता, लेकिन अगर मेरे को कंक्लूड करते समय अगर हम लेटेस्ट को कुछ साइक्लोन के एग्जाम्पल्स डाल दे तो हमारे मार्क्स अच्छे बढ़ जाएंगे। You can include the case study, you can include the schemes, you can include the judgment, you can include the committee names also. तो कुछ एक करंट अफेयर्स या कंक्लूजन में कहीं पे एग्जांपल्स में अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, यू आर ए वेल लेड पर्सन, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा वो। देन यू हैव टू चूज द राइट रिसोर्सेज, एंड राइट रिसोर्सेज क्या है, वो आपका है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड वन ऑफ द राइट रिसोर्सेज ज्योग्राफी का ऑलरेडी अमन सर एंड रोहन सर ऑलरेडी प्रोग्राम करा रहे हैं चैनल पे, गो एंड वॉच देम, आपका ज्योग्राफी पूरा तैयार करा दिया जाएगा। कोचिंग का टेस्ट लिखने से पहले आपका सिलेबस एंड पीवाई कुछ तैयार होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है फॉर द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, कुछ बच्चों के अंदर एक टेंडेंसी होती है, दे डू दी ओवर प्रैक्टिस एट द एक्सपेंस ऑफ द कंटेंट। ये गलती करते हैं। हम करते क्या है, भाई मेरे को लिखना है 3 घंटे, कोई बात नहीं भाई तुम लिखोगे, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि कंटेंट लिखोगे कब, जब तुम्हारे पास कंटेंट होगा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको बस लिखना है, कुछ भी लिखेंगे नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। स्टार्ट विथ राइटिंग 2 आंसर्स अ डे, धीमे धीमे बढ़ाइए, 3 पे जाइए, 4 पे जाइए, 5 पे जाइए, फिर 10 पे भी जाइए, उसके बाद 3 घंटे पे भी जाइए। लेकिन अब आपका सिलेबस ही नहीं तैयार, आप 3 घंटे लिखे पड़े हो, क्या लिख लोगे? तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। संडे आप रिजर्व कर लीजिए अपना आंसर फुल लेंथ टेस्ट लिखने के लिए, और तब तक 2-2, 3-3 क्वेश्चंस लिखते रहिए और कंटेंट तैयार करते चलिए। और ये आपको ये नहीं भूलना है कि दैट आपको रिवीजन करते रहना है, कंटेंट इनरिचमेंट करते रहना है। जो भी आंसर्स लिखने हैं ट्राई टू गेट इट इवैल्यूएटेड, और जो भी फीडबैक दिया जा रहा है ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। अब ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे सब स्टैंडर्ड इवैल्यूएटर्स होते हैं, तो चेक इट किसी एक सेलेक्टेड इंसान से, या फिर जो कि कॉपी सही से चेक कर सकता है उसको दिखा दी सर ये इवैल्यूएशन सही हुआ है कि नहीं। आपके कोई मित्र हो सकते हैं जिनको इवैल्यूएशन एक्चुअली पता हो। इवन आजकल लाइक यू ऑल्सो कैन हैव द आइडिया कि भैया इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन देखे देखो, जब हम लिख रहे थे ना, वी कम टू नो कि भाई मैं सेंस लिख रहा हूँ कि नॉनसेंस लिख रहा हूँ। तो इन दैट केस यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैं सेंस लिख रहा हूँ कि नॉनसेंस लिख रहा हूँ। ऐसे केस में कुछ नहीं करना है। अगर मेरे को लग रहा था नॉनसेंस लिख रहा हूँ तो मैं उसका कंटेंट, जाहिर से ज़्यादा कंटेंट की कमी थी, मेरे को कंटेंट सुधार लेना है, ठीक है। और एक तरीका और बता रहा हूँ यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट के लिए, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई टॉपर का आंसर है, किसी टॉपर ने किसी इंस्टीट्यूट में लिख रखा है, पिक अप दैट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एंड राइट इट योरसेल्फ, देन कंपेयर विद द टॉपर। आपको समझ में आएगा कि भैया ये टॉपर, तो ये टॉपर कंपैरिजन करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप यू विल कम टू नो कि भैया मेरा आंसर और अच्छा हो सकता है, टॉपर ने ऐसे लिखा था, मैं इसमें से कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ। आप फ्लो चार्ट सीख जाओगे, आप डायग्राम सीख जाओगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। एंड रिमेंबर एंड ट्रस्ट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड।
आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इस पे थोड़ा ट्रस्ट करना। क्या होता है ना कि हमने बहुत सारा तैयारी की होती है कि कोई एक इंसान आया, उसने 2-4 अच्छे बढ़िया वीडियो बना दिए और आपको साबित कर दिया कि तुम बेकार हो और तुम मान लिए। नहीं यार, तुम बेकार नहीं हो, तुमने मेहनत की थी ना। ठीक है, सामने वाला बंदा होगा नॉलेजेबल, बट तुमने मेहनत करके नोट्स बनाए थे, तुमने मेहनत करके पढ़ा था, बंडल थोड़ी बनाए थे। तो अपने नोट्स में थोड़ी मोड़ी कमी हो सकती है, उसको इम्प्रूव कर लो। ये किसने कह दिया आप बेकार हो? और आपने मान भी लिया, विश्वास नहीं किया खुद के ऊपर। ये मत करो। आपको अपने ऊपर जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई और क्यों ट्रस्ट करेगा? ये आपको ध्यान रखना है। मुझे भी बोला था जब मैं एग्जाम दे रहा था, लाइक मेरा सोशियोलॉजी तैयार नहीं था। वन टीचर टोल्ड मी आई विल नेवर बी सिलेक्टेड बिकॉज मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं था। आई टुक इट अपॉन हिम कि हु इज ही टू डिसाइड दैट आई वोंट बी गेटिंग सिलेक्टेड। मैंने ट्रस्ट किया, आई फॉट बैक, आई गॉट इनटू दिस। आप ट्रस्ट करो अपने ऊपर, हो गया। नेगेटिव नहीं सोचना अपने लिए। भाई आपने मेहनत की यार, आप गधे थोड़ी हो, साबित कर दो बस। कोई भी आजकल लाइक बहुत आसानी से बोल देता है कि भाई गधे हो यार, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मान लेते हो गलती करते हो। यू आर समथिंग, रिमेंबर। आप अपनी मम्मी पापा से पूछोगे ना कि दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा क्या, आप ही को बोलेंगे। ऐसे ही बोल दे रहे हैं, सोच के देखना। देन यू हैव द कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। याद रखना, आंसर राइटिंग इज ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अक्सर आपको क्या 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 होते हैं कि हम टॉपर्स की कॉपी दिखाई जाती है। ये देखो, इस टॉपर ने ऐसे आंसर। वो अलग बात है, वो टॉपर 5 साल से तैयारी कर रहा था और आपने आज शुरू किया है। इट इज़ योर डे वन। इसकी 5 साल की मेहनत के बाद वाली कॉपी आपको दिखाई जाती है और ये बताया जाता है कि आप अच्छा आंसर नहीं ले सकते। उसने 5 साल मेहनत की थी, हर साल इम्प्रूवमेंट किया था। कैसे ऑन द डे वन आप वहाँ तक पहुँच जाओगे? लेकिन डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूव कर सकते हो इफ़ यू गो फॉर द इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। एंड ये इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट मैं आपसे कराऊंगा, वादा है आपसे। बट तुमको अपने पर विश्वास करना पड़ेगा। वो 5 साल, यार वो 5 साल से मेहनत कर रहा था, मेहनत कर रही थी। हैं ऐसे टॉपर्स 3 साल। आपको कई कुछ टॉपर्स ऐसे भी जिनकी रैंक वन, मतलब रैंक लाइक से कोई भी रैंक आती है फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो बच्चे अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से लग गए थे तैयारी करने में, 2-3 साल उन्होंने भी मेहनत की थी। तो टाइम तो लगेगा यार, इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज ग्रेजुअल। तो उसको देख के हमने आपको डीमोटिवेट नहीं करना है। तो डोंट डीमोटिवेट योर सेल्फ। हम एक गलती करते हैं कि हमें कोई अगर अच्छी कॉपी दिखी, हमें वहाँ से सीखना है, हम जल्दी इंप्रूव कर जाएंगे। हमें ये करना है, हमें अपनी स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट अच्छी करनी है। बट हमें ये नहीं करना है कि हम उसके बेसिस पे डीमोटिवेट कर लिया और हमने बिलीव करिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये आप सबसे बड़ी गलती करें। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई वॉन्टेड कि आप अच्छे से सिलेक्शन लें, मेहनत करें। ठीक है, तो यार अभी कमेंट कर देना कि आई विल बी कंसिस्टेंट नाउ। ठीक है, ये कमेंट जरूर कर देना कि भी यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। आई विल वेट फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के इंप्रूवमेंट होगा नहीं, आप भी जानते हैं। जो पढ़ रखा है शॉर्ट नोट्स आपको वो करने हैं। एंड इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज ग्रेजुअल। कमेंट दैट यू आर गोइंग टू बी। ठीक है, ये चीज़। एंड बी कंसिस्टेंट, प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप अकेले नहीं हैं। आपका मेंस मेरा मेंस है। कोशिश करूँगा कि जो ये प्रोग्राम मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ कि आई फिनिश इट बिफोर दिस मेंस। ज़्यादातर चीज़ें तो मैं इस मेंस से पहले ही कवर करा दूंगा, स्टिल कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो वो उसके बेसिस पे आप खुद से भी कर पाएंगे। तो इवन इफ़ यू आर लाइक इनरोल्ड इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट कोर्सेज, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लाइक 15 तारीख के आसपास से वो वीडियोज आना शुरू हो जाएंगे। एंड इट इज़ टाइम कि कुछ बेहतरीन करते हैं और ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि हर उस बच्चे की हेल्प हो पाए जो बच्चा एफर्ड नहीं कर सकता। दिस इज़ द टाइम दैट यू ऑल्सो टेक द स्टेप इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ दोज स्टूडेंट्स। ये वीडियो शेयर करके। थैंक यू वेरी मच।